एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन आपके टेस्ट का अहम तरीन पार्ट है। ये एक फुल सेक्शन है। इसमें स्कोर किए बगैर आप टेस्ट में अच्छा स्कोर हासिल नहीं कर सकते। टेस्ट में ऑप्टिमल स्कोर के जरिए ही आप एडमिशन या स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन चंद सेट्स की शक्ल में होते हैं। हर सेट में एक सिनेरियो दिया जाता है और इस सेट में दिए गए रूल्स पर बेस करते हुए चंद क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आप हर सिनेरियो में दिए गई सिचुएशन को समझकर हर रूल को अंडरस्टैंड करते हुए इनकी एक लिस्ट बनाते हैं। तमाम रूल्स को अंडरस्टैंड करते हुए इनके दरमियान हिडन लिंक्स की मदद से मजीद लिंक्स भी डेवलप किए जा सकते हैं और फिर दिए गए क्वेश्चन को आंसर करते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के टूल्स भी अप्लाई करना होते हैं। इस वीडियो में एनालिटिकल रीजनिंग के हर टॉपिक को तफसील से डिस्कस किया गया है और सैम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्सप्लेन किया गया है कि आप किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह हैंडल कर सकते हैं और कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप यूज़ करेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन में 100% परफॉर्मेंस के लिए ये मुख्तलिफ वीडियोज़ पर मुश्तमिल एक मुकम्मल कोर्स है। ये वीडियो इस कोर्स की पहली वीडियो है जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन को एज ए होल डिस्कस किया गया है और सॉल्व एग्जाम्पल के जरिए वजाहत की गई है कि क्वेश्चन में मौजूद रूल्स में किस किस तरह की लॉजिक पाई जाती है और आप इसको किस तरह से डील करते हुए क्वेश्चन को आंसर करते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल स्टूडेंट्स के दरमियान ये बात बिल्कुल आम है कि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। ये बात किसी हद तक तो सही है क्योंकि आपके किसी कोर्स में इस तरह के क्वेश्चन नहीं रहे और ना ही आपने कभी भी किसी क्लास में इस तरह का कोई सब्जेक्ट स्टडी किया है। तो जाहिर है आपको क्वेश्चन बिल्कुल एलियन फील होंगे कि ये किस तरह के क्वेश्चन हैं जो कभी भी आपने स्टडी नहीं किए, तो मुश्किल भी फील होगी। और ये हकीकत है कि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ना सिर्फ कम्प्लेक्स होते हैं बल्कि ये टाइम टेकिंग भी होते हैं और टाइम के प्रेशर की वजह से ही स्टूडेंट और भी ज़्यादा गलतियां करते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली इसको तैयार करें और इस कोर्स में मौजूद हर टेक्निक को अंडरस्टैंड करते हुए क्वेश्चंस पर अप्लाई करें तो यकीनन आप इस सेक्शन के हर क्वेश्चन को इन टाइम सॉल्व कर सकेंगे। ये सेक्शन आपको आसान लगेगा क्योंकि असल बात यह है कि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट की टेक्निक्स को लर्न किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है थ्योरेटिकली कि हर शख्स अपना माइंड इस्तेमाल करके चीज़ें इस्तेमाल करेगा, बल्कि इसमें स्पेशल टेक्निक्स मौजूद हैं। चंद एक रूल्स हैं जिनको सही तरीके से इंटरप्रेट करना होता है। अगर आप उन्हें सही तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं तो यकीनन ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। बेशक ये क्वेश्चन आपको मुश्किल फील होते हैं लेकिन हकीकत ये है कि ये इस तरह से आसान है कि इनको लर्न किया जा सकता है क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स जब आप लर्न करते हैं और उनकी तादाद कोई ज़्यादा भी नहीं है, चंद ही लॉजिक के रूल्स हैं जो इन पर अप्लाई होते हैं। तो अगर आप उन लॉजिक के टूल्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए इन पर अप्लाई करें तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। अलबत्ता ये बात सही है कि ये टाइम टेकिंग है, टाइम इनमें लगता है। हत्ता कि जो फॉरेन के टेस्ट हैं तो उसमें जब ये क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर हमें टाइम ज़्यादा मिलता है, लेकिन पाकिस्तानी टेस्ट में इनके लिए टाइम कम दिया जाता है, तो ये मुश्किल फील होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी और सेक्शन से टाइम बचा कर लाएं और इन पर स्पेंड करें। तो ये यकीनन अगर आप इन्हें प्रॉपर टाइम देते हैं तो ये सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो असल इशू ये है कि आप इसकी टेक्निक्स को लर्न करें, जो लॉजिक इस्तेमाल होती हैं उन्हें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें कि इसका क्या मतलब होता है और फिर आप इसके लिए टाइम को थोड़ा सा दूसरे सेक्शन से सेव करते हुए इस पर इस्तेमाल करें तो ये सेक्शन आपको बहुत अच्छा स्कोर दे सकता है। एनालिटिकल रीजनिंग इजी टू स्कोर, ये सेक्शन इस वजह से आसान हो जाता है कि ये एक सिस्टमैटिक सेक्शन है जिसको लर्न किया जा सकता है। इंग्लिश की तरह से नहीं कि वर्ड मीनिंग को याद करना है और इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है, कितनी याद करें। मजीद ये कि एनालिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस की टाइप बहुत कम है जिनको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। क्योंकि ये सिस्टमैटिक सब्जेक्ट है तो इसमें जो लॉजिक आती है वो थोड़ी हैं, इतनी ज़्यादा बड़ा एज ए सब्जेक्ट नहीं आता कि आप इसको समझ ही ना सकें। चंद लॉजिक हैं जिन्हें आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो आप फील करेंगे कि क्वेश्चन समझना आसान है, सॉल्व भी आसानी से हो जाते हैं। तो टेक्निकल चीज़ों को लर्न किया जा सकता है। इसके मुकाबले में अगर आप दूसरे सेक्शंस को देखें, ख़ासतौर पर इंग्लिश को,
तो वो लर्निंग पर बेस नहीं करती बल्कि मेमोराइजेशन पे ज़्यादा बेस करती है कि आपको वर्ड मीनिंग आते हैं या नहीं। तो उनको लर्न करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसकी वोकैबुलरी बहुत बड़ी है। तो इसलिए आपको प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और ये वीडियो कोर्स आपकी इस सिलसिले में प्रॉपर हेल्प करेगा। अगर आप इसकी तमाम वीडियोस को देखते हुए लर्निंग करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, तो आप इस सेक्शन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये एनालिटिकल रीजनिंग की स्टैंडर्ड डायरेक्शंस हैं, आप इनको खुद रीड कर सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग की मेजर टाइप्स। एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन में आमतौर पे 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं: ऑर्डरिंग क्वेश्चन, ग्रुपिंग क्वेश्चन और असाइनमेंट क्वेश्चन। और इन तमाम टाइप्स के लिए अलग-अलग वीडियोस मौजूद हैं। जब आप उन्हें देखेंगे तो इनकी सब टाइप्स और इनकी टेक्निक्स वहाँ डिस्कस की जाएंगी। यहाँ जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए इनकी टाइप्स को डिस्कस किया गया है। अब देखें ऑर्डरिंग क्वेश्चन, इसको हम ब्रीफली देखते हैं क्योंकि ये टॉपिक अपनी वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। ऑर्डरिंग क्वेश्चन में आइटम्स को एक लाइन या सर्कल में अरेंज किया जाता है कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा, या राइट और लेफ्ट साइड पर कौन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में बहुत कॉमन आते हैं और तकरीबन हर टेस्ट में 1 या 2 सेट इस तरह के क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन इसमें एग्जाम्पल दी हुई है 6 people, Rizwan, Shahid, Tanveer, Urwa, Wazir and Wahid are standing in a line for tickets to an upcoming concert. अब ये 6 पर्सन है, एक लाइन में इन्हें खड़ा करना है। रूल्स क्या दिए गए हैं? ये 3 रूल्स हैं। रिजवान इज 5th इन लाइन एंड इज नॉट नेक्स्ट टू शाहिद, और शाहिद के बाद नहीं होगा। उर्वा इज इमीडिएटली बिहाइंड तनवीर, तनवीर से पहले उर्वा है। वहीद इज नॉट लास्ट, और आखिर में वहीद नहीं आ सकता। ये 3 रूल दिए गए हैं सिर्फ, जिनकी मदद से हमने इनको अरेंज करना है। आप इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीपल मस्ट बी लास्ट इन लाइन। एक तो मस्ट इस्तेमाल हो रहा है लाजमी तौर पर। तो देखें पहली कंडीशन क्या है? रिजवान इज 5th इन लाइन, तो हम लाइन लगा लेते हैं जिसमें इन्होंने खड़े होना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब रिजवान 5th पर है, हम यहाँ पर रिजवान को रख देते हैं, और शाहिद इसके साथ नहीं आ सकता। नेक्स्ट के मीनिंग क्या है? लेफ्ट राइट। इसके मीनिंग हरगिज ये नहीं है कि 5th या 6th, 5th से 6th नेक्स्ट नहीं होगा। यहाँ पर जब सिटिंग अरेंजमेंट या जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया कि साथ साथ खड़े होना है, तो नेक्स्ट का मतलब होता है साथ। अब वो साथ लेफ्ट पे भी होगा, राइट पर भी होगा, ये दोनों साथ नहीं आ सकते। नेक्स्ट का मतलब ये नहीं है कि 5 से 6, ग्रेडिंग नहीं है, ये अरेंजिंग है, और वो पर्सन की स्टैंडिंग पोजीशन होगी या सिटिंग होगी, जो भी है। जब इस तरह की अरेंजमेंट हो तो नेक्स्ट के मीनिंग लिए जाते हैं लेफ्ट राइट। तो ना लेफ्ट पर शायद आएगा ना राइट पर, तो यहाँ पर इस 4th पोजीशन पर शायद नहीं आ सकता, 6th पोजीशन पर भी शायद नहीं आ सकता। अच्छा, उर्वा इज इमीडिएटली बिहाइंड तनवीर, यानी कि इनकी सिचुएशन ये होगी, ये दोनों साथ साथ आएंगे क्योंकि इमीडिएटली का लफ्ज है, दोनों साथ साथ होंगे, और उर्वा पहले होगी, तनवीर बाद में होगा। ठीक है, फिर वहीद इज नॉट एट लास्ट, वहीद तो यहाँ आ नहीं सकता, ये भी खत्म हो गया। अब लास्ट पे कौन कौन रह गए जो आ सकते हैं? वो या तो यू और टी होगा या फिर वी होगा। अब आप देखें कि 6 नंबर पे ना टी आ सकता ना यू, क्योंकि इन्होंने तो साथ साथ होना है, साथ साथ की कोई जगह नहीं है। डब्ल्यू यहाँ पर आ नहीं सकता, तो रह कौन गया? वजीर रह गया, वी। सिर्फ वी की पॉसिबिलिटी है कि वो 6 नंबर पर आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अब आप देखें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बिल्कुल सिंपल लॉजिक इस्तेमाल होती है। चंद लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कि नेक्स्ट के मीनिंग है लेफ्ट राइट, कि टी बाद में आएगा, यू पहले। वही जो है 6 नंबर पर नहीं आएगा। पहले हमने जो फिक्स्ड कंडीशन थी, जो चेंज नहीं हो रही पोजीशन के लिहाज से, जैसे उसने कहा कि रिजवान 5th पर है, हमने 5th पर फिक्स कर दिया। शायद नहीं आ सकता, हमने कहा कि ये दोनों जगह पे नहीं आ सकता। वही 6 पर नहीं आता, तो बाकी लोग तो सिर्फ ये रह गए, इनमें से यू और टी तो आ नहीं सकते।
तो वी ही फिर पॉसिबल है। तो देखें बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक्स हैं जिनको आप अप्लाई करते हैं और आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ग्रुपिंग क्वेश्चन में चंद आइटम या खास तौर पे पर्सन के ग्रुप बनाने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में चंद कंडीशन ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक क्वेश्चन पर अप्लाई होती हैं और चंद ऐसी होती हैं जो सेट के हर क्वेश्चन पर अप्लाई होती हैं, या फिर दोनों टाइप की होती हैं कि दोनों जगह अप्लाई हो सकती हैं, चंद क्वेश्चंस पर भी या पूरे सेट पर। इस टाइप के क्वेश्चन की वजाहत के लिए अब एक और एग्जांपल देखें। 8 people A, B, C, D, E, F, G and H ride to work on 3 cars. 2 cars each take 3 person. अब 3 कारें हैं, टोटल 3 कार्स हैं, उनमें से 2 कार्स ऐसी हैं जो 3 पर्सन्स को कैरी करती हैं और एक कार ऐसी है जो जिसमें सिर्फ 2 पर्सन बैठेंगे, 2 पर्सन्स। ये तो होगी इसकी मेन कंडीशंस या फिक्स कंडीशन जो कि चेंज नहीं होंगी। फिर है 3 इसने कंडीशंस दी हैं या रूल्स दिए हैं। बी राइड्स विद एच, बी और एच इकट्ठे एक ही कार में होंगे। फिर 2 कंडीशन है जी राइड्स विद ओनली 1 अदर पर्सन, जी के साथ सिर्फ एक पर्सन बैठेगा। क्या मतलब हुआ, जी के साथ अगर एक पर्सन ने बैठना है तो फिर वो सिंगल कार में आएगा 2 पर्सन वाली में, क्योंकि अगर एक और पर्सन आ गया तो 3 पर्सन एक कार में हो जाएंगे। जबकि जी की कंडीशन क्या है कि उसके साथ सिर्फ एक पर्सन ने बैठना है, तो वो लाजमी तौर पे इस कार में होगी जिसमें 2 पर्सन बैठने हैं। फिर है 3 एफ राइड्स विद 2 अदर पीपल, एफ जिस कार में होगा वहां 3 पर्सन होंगे क्योंकि एफ के साथ 2 और लोग भी आ सकते हैं। एफ उस कार में होगा जिसमें 3 पर्सन हो सकते हैं क्योंकि एफ के साथ 2 पर्सन ने और बैठना है। आप क्वेश्चन देखते हैं, इफ सी राइड्स विद बी, अगर सी राइड करते हैं बी के साथ तो एक चीज पैदा होगी कि सी प्लस बी। और पहले हमारे पास ये फिक्स कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन है कि बी और एच इकट्ठे होंगे। नंबर 2 हमारे पास कंडीशन है जी के साथ एक पर्सन और होगा। जहां से हमें नई चीज पता लगती है कि ये कार ऐसी कार में बैठेंगे जिसमें 2 पर्सन होते हैं, उस कार में होंगे जिसमें 2 पर्सन बैठते हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास थी कि एफ के साथ 2 पर्सन होंगे, तो ये उस कार में होंगे जिसमें 3 पर्सन हो सकते हैं। कार आप कह लेंगे 3 पर्सन वाली कार में ये होंगे क्योंकि 3 पर्सन है। और नेक्स्ट कंडीशन जो लोकल कंडीशन है यानी कि जो इस क्वेश्चन के लिए दी गई है वो है कि सी और बी इकट्ठे हैं। अब आप देखें कि कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक बी और एच ने इकट्ठे बैठना है और बी के साथ सी ने भी बैठना है, बी के साथ सी ने भी बैठना है। तो इसका इस कंडीशन से नई चीज ये पैदा होगी कि बी और एच ने इकट्ठे आना था और इधर बी और सी हो गया। इसका मतलब है इस कार में सी बी एच 3 पर्सन हो गए, ये कार रिजर्व हो गई, एक कार खत्म हो गई जिसमें तीनों बैठेंगे क्योंकि बी और एच ने भी इकट्ठे बैठना था और सी और बी ने भी इस क्वेश्चन के मुताबिक सी ने बी के साथ बैठना है, तो वो एच ऑलरेडी बी के साथ है तो एक कार फिक्स हो गई सी बी एच। फिर जी के साथ जो कार है उसमें एक पर्सन ने आना है, फिर एफ के साथ 2 पर्सन ने आना है, 2 पर्सन। तो अब हम ऑप्शंस देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन कंडीशंस को मैच कर रहे हैं। तो आप देखें ए और जी, ए और जी ये बैठ सकते हैं, ए और जी, जी के साथ ए आ सकता है, तो दिस इज पॉसिबल। जबकि हमने क्या बताना है, एक्सेप्ट हमने गलत बताना है कि कौन सा गलत है सेट। तो ये ए और जी तो इकट्ठे बैठ सकते हैं, एक ही कार में आ सकते हैं। जी और ई यस ये भी पॉसिबल है क्योंकि जी के साथ एक पर्सन आ जाएगा, बाकी लोग एफ के साथ हो जाएंगे। फिर ए डी ई, अगर ए डी ई इकट्ठे हो गए तो आप ये देखें कि ये एक कार इसमें रिजर्व हो गई इस कंडीशन के मुताबिक। इस कंडीशन के मुताबिक एक कार में ए डी ई आ गई, तो पहले 3 वाली कार ये थी, दूसरी 3 वाली कार ये बन गई,
तो अब जो कार बची वो 2% की है, तो एफ के साथ जो 2% बैठने वो कौन से होंगे? जी के साथ 1% ने बैठना, चले ठीक है, कोई जो बच गया वो आप उसके साथ रख देंगे, लेकिन कार 3% वाली कार तो में एफ लाजमी होना चाहिए, क्योंकि 3% वाली कार तो दो हैं, एक कार में तो ये आगे CBH, एक कार में ये आगे, और एफ भी उसी कार में होना चाहिए जिसमें 3% होते हैं, इसमें एफ नहीं है, तो इसका मतलब है ये गलत है और हमने गलत ही बताना था, एक्सेप्ट। तो इसलिए इसका आंसर होगा ये ऑप्शन सी। अगर ADF को देखें, दिस इज पॉसिबल क्योंकि एफ के साथ 2% आ गए हैं। BCH ये इकट्ठे ही बैठेंगे, इसने यही कहा ना कि कौन राइड कर सकता है टुगेदर एक्सेप्ट BCH, तो ऑलरेडी एक कार में ही है, तो ये भी सही है। गलत क्या है? ADE, एक सिंगल कार में नहीं बैठ सकते तीनों, अदरवाइज एफ के साथ 2% बैठ के 3% वाली कार कोई अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इस टाइप के क्वेश्चन में दिए गए एलिमेंट्स, खास तौर पे पर्सन्स को करेक्टरिस्टिक असाइन करने होते हैं, यानी कि उनको असाइन करना होता है कि ये इस टाइम पर होगा, या ये वाला काम ये करेगा, ये वाला काम ये करेगा। इस तरह से आप उन्हें करेक्टरिस्टिक या खुसूसियात कोई चीज़ असाइन करते हैं। खास तौर पे पर्सन को शेड्यूल असाइन किया जा सकता है कि शाम के वक्त आप आएंगे, सुबह के वक्त वो आएगा। The mom and pop toy store employs 5 cashiers: Adam, Babar, Chauhan, Dawood, and Ehsan, each of whom works alone on exactly one day, Monday through Friday. मंडे से फ्राइडे तक ये काम होगा और उसमें एक दिन में एक पर्सन ने काम करना है। पहली कंडीशन है एडम विल वर्क ओनली ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, बाबर विल नॉट वर्क ऑन मंडे और वेडनेसडे। थर्ड है चौहान वर्क्स ऑन फ्राइडे। फोर्थ, दाऊद एंड एहसान डू नॉट वर्क ऑन कंसेक्टिव डेज, यानी कि लगातार दिन में दोनों नहीं आ सकते। तो देखें, ये आप जो असाइनमेंट क्वेश्चन हैं इनके लिए टेबुलर फॉर्म बहुत आसान टेक्निक होती है। इस क्वेश्चन को भी हम टेबुलर फॉर्म में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, इसके लिए मैं ये टेबल बनाता हूं, ये है A, B, एडम, बाबर, चौहान, चौहान C, दाऊद D एंड E, एहसान। ये हो गया मंडे। अच्छा, पहले आप देखें, एडम विल वर्क ओनली ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, यानी कि एडम यहाँ होगा और यहाँ हो सकता है। बाबर विल नॉट वर्क ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, बाबर मंडे को नहीं होगा एंड वेडनेसडे, ये यहाँ पर भी नहीं होगा। चौहान वर्क्स ऑन फ्राइडे, चौहान फ्राइडे को अवेलेबल होगा। दाऊद एंड एहसान डू नॉट वर्क ऑन कंसेक्टिव डे, तो अभी हम इन्हें खाली छोड़ देते हैं, इनके लिए कोई असाइनमेंट फिक्स नहीं है कि किस दिन इनको बुलाया जाएगा, सिर्फ ये है कि ये लगातार किसी दिन में नहीं आ सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वर्क शेड्यूल, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपने बताना है कौन सा अकॉर्डिंग टू रूल्स पॉसिबल वर्क शेड्यूल हो सकता है। तो वन बाय वन आप चेक कर लें, और ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन ये बड़ी कॉमन है, इस तरह के क्वेश्चन के रूल्स को चेक करते हुए आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा गलत है। तो देखें, वन बाय वन हम चेक करते हैं। मंडे को एहसान, यस, एहसान की कोई कंडीशन नहीं है, मंडे को आ सकते हैं। बाबर, ट्यूसडे को बाबर, यस पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ उसके लिए कंडीशन है मंडे और वेंसडे को नहीं होगा। फिर है एडम, किसने, एडम है इधर W, वेंसडे को, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए सिर्फ और सिर्फ एडम सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे को अवेलेबल है, तो वो W तीसरी जगह पर नहीं आ सकता, क्योंकि ये मंडे को शो कर रहा है, ये ट्यूसडे, ये वेनसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे, तो वेनसडे को एडम अवेलेबल नहीं हो सकता, ये खत्म हो गया, ये गलत है। फिर बी को देखें, दाऊद मंडे को पॉसिबल है, एडम्स ट्यूसडे को, एडम ट्यूसडे को, यस पॉसिबल है। बाबर, बाबर वेनसडे को पॉसिबल नहीं है, यस ये गलत हो गया, क्योंकि बाबर वेनसडे को नहीं आएगा, ये
अच्छा जी, फिर है ई, एहसान। एहसान मंडे को अवेलेबल है, हो सकता है। एडम्स ट्यूसडे को, यस पॉसिबल है। फिर है चौहान, ऑन फ्राइडे, वर्क्स ऑन फ्राइडे, ये सिर्फ फ्राइडे को करता है तो बाकी दिन नहीं होगा, तो चौहान बाकी किसी दिन नहीं आ सकता, इसलिए ये भी गलत है। फिर देखें एहसान, यस पॉसिबल है पहले दिन मंडे को। एडम्स ट्यूसडे को पॉसिबल है। दाऊद, दाऊद यस, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, हर दिन आ सकता है, सिर्फ कंसेक्टिव नहीं होगा। तो दाऊद और चौहान कंसेक्टिव नहीं, दाऊद और एहसान कंसेक्टिव नहीं है। देखिए यहाँ पर ये साथ साथ नहीं है, दाऊद के साथ एहसान नहीं है। एदम और बाबर इसके कंसेक्टिव हैं, ये भी पॉसिबल है। फिर बाबर थर्सडे को पॉसिबल है। और चौहान फ्राइडे को यस अवेलेबल है। तो ये लिस्ट बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है। अब ई को भी चेक कर लें। मंडे को दाऊद, यस हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है इसकी। ट्यूसडे को एहसान, यस पॉसिबल है, लेकिन नहीं, क्योंकि दाऊद और एहसान इकट्ठे नहीं आ सकते रूल नंबर 4 के मुताबिक, तो ये भी गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। तो आप देखें कि एक सिंपल टेबल की मदद से अगर आप लॉजिकली सारी चीज़ों को लेकर चलें तो क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। ये ज़रूरी है कि ये किसी कदर सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इनिशियल वीडियो है और इनिशियल लेवल पे हम सिर्फ असाइनमेंट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। डिटेल्ड वीडियो तो इसके बाद आएगी जिसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी। अब एक और इशू है कि कुछ स्टूडेंट्स अमूमन ये करते हैं कि वो स्किप करना चाहते हैं कि कोई ऐसे क्वेश्चन जो उनसे उनको मुश्किल लगते हैं या उनका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। तो किस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए और किसको नहीं, स्किप करना ज़रूरी है भी या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल के लिहाज से किस क्वेश्चन पर हमें टाइम लगाना चाहिए और किस पर नहीं। क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन एक टाइम टेकिंग सेक्शन है। कोई भी टेस्ट देने वाला जब इन क्वेश्चन को करने लगता है तो टाइम प्रेशर का शिकार जरूर होता है और इसी वजह से वो गलतियां करता है। इस स्टेज पर पहुंचकर इसकी कोशिश होती है कि वो बड़े क्वेश्चन को स्किप करके बाकी क्वेश्चन सही कर ले। इसके लिए जरूरी है कि वो कम्प्लेक्स और लेंथी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करे और टाइम ज़ाया किए बगैर इनको स्किप कर दे। क्वेश्चन स्किप कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। टेस्ट टेकर्स को तमाम क्वेश्चन ही सॉल्व करने चाहिए ताकि वो बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सके। लेकिन अगर वाकई ही टाइम की कमी हो और आप मजबूर हो जाएं कि कुछ क्वेश्चन स्किप किए जाने चाहिए, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि किन क्वेश्चन को स्किप किया जाए। अगर आपने टेस्ट की तैयारी करते हुए एनालिटिकल रीजनिंग के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मुश्किल होगा और कौन सा नहीं। ये बहुत कॉमन है कि ग्लोबल क्वेश्चन आमतौर पर आसान होते हैं। ग्लोबल क्वेश्चन कौन से होते हैं? वो क्वेश्चन जो पूरे क्वेश्चन को के लिए जो कंडीशन दी गई है ना उन पर मुश्तमिल होते हैं, ये आसान होते हैं और टाइम भी कम लेते हैं। जैसे अभी हमने असाइनमेंट क्वेश्चन किया था तो उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो अरेंजमेंट की थी। जैसे कि अभी हमने असाइनमेंट क्वेश्चन किया तो वो सारा का सारा जो क्वेश्चन था वो ग्लोबल कंडीशन पर मुश्तमिल था, उसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई थी। तो ग्लोबल कंडीशंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपैरेटिवली आसान होते हैं, तो इन क्वेश्चन को फौरन कर लेना चाहिए, इन्हें स्किप नहीं करना चाहिए। अलबत्ता लोकल क्वेश्चन मुश्किल समझे जाते हैं, जैसे कि अभी हमने जो ऑर्डरिंग में किया था उसमें लोकल क्वेश्चन के अंदर भी कंडीशन दी हुई थी। तो ग्लोबल कंडीशंस के साथ साथ यानी कि मेन कंडीशन के साथ साथ अगर एक और कंडीशन भी अप्लाई करनी हो तो बाद बात हमें बहुत सी चेंजेस करनी होती हैं, तो वो इस वजह से वो क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए टाइम भी फिर ज़्यादा लगता है। तो ग्लोबल क्वेश्चन अमूमन टाइम भी कम लेंगे और सॉल्व भी हो जाते हैं, तो उनको छोड़ना कोई मुनासिब बात नहीं होती। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ना है तो आप देखें कि लोकल क्वेश्चन में, लोकल कंडीशंस वाले क्वेश्चन में अगर कंडीशन 2-3 और एक्स्ट्रा दे दी गई है तो वो यकीनन मुश्किल हो जाएगा, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये मैं दोबारा कहूँगा कि स्किप नहीं करना चाहिए, आप प्रॉपर तरीके से पेपर की तैयारी करें और टाइम बचाते हुए एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन पर पहुंचें और फिर प्रॉपर तरीके से उनको डील करें, तो ये सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने क्वेश्चन को स्किप कर दिया, बाद में आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं या रिव्यू करके उसका आंसर देना चाहते हैं, तो वहां पर भी टेक्निक होती है कि आप ये मत करें
कि आप उसको पुरानी इंफॉर्मेशन जो पहले से आपके जहन में थी दोबारा पढ़े बगैर आप उसको अप्लाई करके शुरू कर दें। नो, अगर आपने किसी क्वेश्चन को स्किप किया है कि ये इसको मैं बाद में देखूंगा, तो आप उस पर जब वापस आते हैं तो उसको नए सिरे से सॉल्व करें। अगर आप उसको पुरानी इंफॉर्मेशन से करेंगे तो आप वहीं स्टक फिर हो जाएंगे। आप उसको दोबारा से सॉल्व करें प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आप नए क्वेश्चन को करते हैं। तमाम कंडीशंस को कंसीडर करें और इक्वल स्टेटस दें। जैसे कि आप नए क्वेश्चन को स्टेटस दे रहे हैं, ऐसे ही स्किप्ड क्वेश्चन को भी दें। और फिर ये भी याद रखें कि एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन करते हुए, यानी कि अब मैं स्किप क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, अगर आप नॉर्मल तरीके से पेपर कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन को इक्वल स्टेटस देना चाहिए। बाद स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो किसी एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, वो स्टक हो जाते हैं, वो फील करते हैं कि बस अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, हालांकि वो उनसे ज़्यादा टाइम ले रहा होता है। तो जिद मत करें, आप क्वेश्चन को स्किप कर दें कि ये नहीं हो रहा, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन का स्कोर सेम है, हर क्वेश्चन के मार्क्स आपको इक्वल हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, 5-6 मिनट उस पर लगा देते हैं, तो इसका मतलब है आपने दूसरे क्वेश्चन 5-6 का टाइम उसको दे दिया। तो आपने एक क्वेश्चन फर्ज किया, वो सही भी हो गया, तो आपको 1 नंबर मिलेगा उसका। बाकी जो 5 मिनट आपने उस पर ज़ाया किए हैं, वो 5 नंबर होने चाहिए थे। तो इसलिए टाइम प्रेशर मत लें, हर क्वेश्चन को इक्वल स्टेटस दें और जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए स्किप करना है तो उसको मार्क कर दें, उसे फ्लैग करें या रफ पेपर पर नोट कर लें कि ये क्वेश्चन मैं बाद में आकर करूंगा जब मेरे पास टाइम बचेगा तो। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको फिर दोबारा से टाइम दें। फिर एक और मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के जहन में कि ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। अमूमन स्टूडेंट फील करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन विल नॉट बी द हार्डेस्ट, शुरू के क्वेश्चन आसान होते हैं, या फिर लास्ट क्वेश्चन विल नॉट बी द इजीएस्ट और बाद वाले क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग में कोई रूल नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन मुश्किल होगा और कौन सा आसान। अक्सर स्टूडेंट गलतफहमी का शिकार होते हैं कि पहले क्वेश्चन आसान है और बाद वाले मुश्किल। ऐसा कोई रूल नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन शुरू में भी हो सकते हैं, आखिर में भी। इसी तरह आसान क्वेश्चन भी किसी पोजीशन पर आ सकता है। आप ये मत फील करें कि पहले वाला आसान होगा, पहले पहले मैं देख लेता हूँ, बाद वालों को छोड़ दूंगा। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी। कोई रूल नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन मुश्किल होगा, कौन सा आसान होगा और वो किस पोजीशन पर आएगा। रीडिंग विद प्रिसीजन। आप याद रखें कि एनालिटिकल रीजनिंग में रूल्स या कंडीशंस ये बेसिक है, बुनियाद है क्वेश्चन की। तो और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन्हीं पर रिलाय करना होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि इनको बहुत प्रिसाइजली रीड करें। किसी भी वर्ड को ओवरलुक नहीं किया जा सकता। खास तौर पे जैसे है एटलीस्ट, ओनली, एग्जैक्टली, मस्ट, इनके मीनिंग है, इनके एग्जैक्ट मीनिंग है, ये पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। इसलिए आप गौर से पढ़ेंगे कि किसके साथ क्या लफ्ज बोला जा रहा है। अगर किसी चीज के साथ इमीडिएटली बोला जाता है तो उसके मीनिंग लॉजिक में चेंज हो जाते हैं। इसलिए तमाम क्वेश्चन की स्टेटमेंट और खास तौर पर कंडीशन यानी रूल्स को बहुत गौर से रीड करना चाहिए। कंडीशन यानी रूल्स लिखते हुए AR के राइटर्स अक्सर इंतहाई ट्रिकी वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट मेकर्स ऑफन यूज सब्टल लैंग्वेज टू टेस्ट योर कम्प्रीहेंशन। देखिए, वो बड़े ट्रिकी वर्ड्स यूज करते हैं राइटर्स क्वेश्चन बनाते हुए कि आप उसे देखकर कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि रूल्स फाउंडेशन होते हैं और छोटे छोटे वर्ड भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तरह से ट्रिकी वर्डिंग कि आपने सीधी बात लिखनी नहीं है, उसको घुमा के बात को किया जाएगा। मसलन वो कहते हैं कि x बिफोर y, ये कहने के बजाय वो कहते हैं x मस्ट बी बिफोर y बट नॉट नेसेसरीली इमीडिएट। अब देखें, ठीक है, इसके एक स्पेशल मीनिंग पैदा होंगे, लेकिन इतनी घुमाकर बात की गई है कि वो आपको 2 दफा पढ़नी पड़ती है। हालांकि दोनों स्टेटमेंट के मीनिंग तकरीबन एक जैसे हैं, यानी कि वो x मस्ट बी बिफोर y बट नॉट नेसेसरीली इमीडिएट, अगर वो ये लिखते हैं x मस्ट बी इमीडिएटली बिफोर, तो देखें सेम मीनिंग है। लेकिन हर रूल इस तरह से घुमा कर लिखा जाता है कि वो मुश्किल बन जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर रूल को बहुत प्रिसाइजली समझकर बिल्कुल सही इंटरप्रेट करें और हर वर्ड को गौर से पढ़ें। तो इसको पढ़ने के रूल क्या है कि हर
क्वेश्चन और हर रूल को आहिस्ता आहिस्ता और गौर से रीड करें। ये ख्याल रखें कि हर लफ्ज़ के लिटरल मीनिंग लिए जाते हैं। कोई स्लैंग या जर्नल अपनी तरफ से मीनिंग नहीं लेने होते। आपने अपनी तरफ से उसके मीनिंग नहीं बनाने। जो लिटरल मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है, वही मीनिंग लिए जाएंगे। मेक नो अनवारंटेड अजम्पशन। कोई चीज या मीनिंग अपनी तरफ से नहीं लेने। हर मीनिंग या अजम्पशन के लिए क्वेश्चन में कोई रिटन स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि जो चीज आप उसको समझ रहे हैं उसके लिए वहां पर स्टेटमेंट होनी चाहिए कि ये मीनिंग मैंने इस वजह से लिए हैं या ये पढ़कर मैंने इसके मीनिंग लिए हैं। आप अपने तौर पे अज्यूम कुछ नहीं करेंगे कि अगर वो नहीं आया तो उसने नहीं आना होगा। नो, जब तक वहां नहीं लिखा आप अपने तौर पर अज्यूम नहीं कर सकते। क्वेश्चन के राइटर तो ट्रिक की वर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपने स्टेटमेंट को सही रीड करना है, उसको सीधा करके पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें, ताकि आपको जो है ना कंडीशन प्रॉपरली समझ आ सके, आप रूल को इंटरप्रेट कर सकें। ये चीजें सारी अभी वीडियो में आएंगी कि किस वर्ड को किस तरह से मीनिंग लेने हैं। तो आप अभी सिर्फ इस चीज पर ध्यान दें कि आपने अपने तौर पर कोई चीज अज्यूम नहीं करनी। जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ही आपने हर क्वेश्चन की कंडीशन को समझना है। तो देखें, अब रीडिंग विद प्रिसीजन। एम्बिग्युइटी से बचने के लिए राइटर्स हमेशा लिटरल या डिक्शनरी मीनिंग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप लफ्ज और को लें, ये और लफ्ज है। अब आम जिंदगी में तो हम सीधा कहते हैं कि ए और बी, इसका मतलब है कि या तो ए होगा या फिर बी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके दो मीनिंग लिए जाते हैं। इंक्लूसिव मीनिंग, आमतौर पे जब ये और का लफ्ज एनालिटिकल रीजनिंग में आता है तो इसके इंक्लूसिव मीन होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी किसके इक्वल है, कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं इकट्ठे, दोनों मिस नहीं हो सकते। ए और बी विल कम, इसका मतलब है ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, दोनों एब्सेंट नहीं हो सकते। दोनों में से कोई ना एक होगा या फिर दोनों होंगे। लेकिन ये मीनिंग एनालिटिकल रीजनिंग में और के लिए जाते हैं, ये इंक्लूसिव मीनिंग है। फिर एक्सक्लूसिव मीनिंग और के क्या होते हैं, इस सेंटेंस को देखें, योर मनी और योर लाइफ। देखें, अब इनमें से एक चीज होगी, दोनों नहीं इकट्ठी हो सकती, योर मनी और योर लाइफ। तो ए और बी, ए बी होगा एक्सक्लूसिव मीनिंग के, और एनालिटिकल रीजनिंग में इंक्लूसिव मीनिंग काउंट होते हैं। सलमा और जमाल मे कम टू द पार्टी। अब इसका मतलब है सलमा भी पार्टी में आ सकती है। अगर सलमा नहीं आती तो जमाल अकेला भी आ सकता है, लेकिन दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। फिर है अनवारंटेड अजम्पशन। अनवारंटेड अजम्पशन का मतलब है कि वो चीज अज्यूम करना जिसकी सपोर्ट ही ना हो। यानी कि अनवारंटेड अजम्पशन से मुराद ऐसी बात सपोज करना है जिसकी सपोर्ट में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही ना हो, बल्कि आप खुद अपने तौर पर फर्ज कर लेते हैं कि अगर ये बात कही है तो इसका मतलब ये बनता है। ये इस बात का मतलब है कि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया। मसलन एग्जाम्पल को देखें, इफ दिस setup to a problem states that 5 people are standing in a line and a condition states that Chima is standing behind Jawad. Chima is standing behind Jawad. देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि चीमा हमेशा ही जवाद के बिल्कुल साथ होगा। बिहाइंड उससे पीछे है, तो वो किसी भी पोजीशन पर कहीं पर भी हो सकता है जो उससे पीछे है। आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि वो इसके साथ ही पीछे वाली सीट पर होगा या पीछे वाली लाइन में खड़ा होगा, उसके एग्जैक्टली पीछे होगा। ऐसा नहीं है, ये कहीं पर भी मौजूद नहीं है। उसने सिर्फ ये कहा है कि चीमा इज स्टैंडिंग बिहाइंड जवाद, तो वो किसी जगह पर भी हो सकता है उसके पीछे। इसी तरह जमाल नेवर अराइव्स एट वर्क बिफोर कौसर। अब नेवर अराइव्स कभी भी नहीं आता एट वर्क बिफोर कौसर, कौसर से पहले नहीं आता। तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि वो सिर्फ उसके बाद आता है, उसके बाद नहीं हो सकता है वो दोनों इक्वल आते हैं। अनवारंटेड अजम्पशन क्या है कि जमाल नेवर अराइव्स एट वर्क बिफोर कौसर, कौसर से पहले नहीं आता। तो आप ये अज्यूम कर लें कि वो हमेशा उसके बाद आता है। नो, वो उसके साथ भी आ सकता है। अनवारंटेड अजम्पशंस ड्रिल, इसमें कुछ अनवारंटेड अजम्पशंस जो स्टूडेंट अमूमन क्वेश्चन करते हुए अपने तौर पे अज्यूम करते हैं, उनकी एक छोटी सी ड्रिल है। अब देखते हैं, ये है ए। अब देखें, ए एंड बी आर टू कंसेक्टिव एलिमेंट्स इन ए लाइन। कंसेक्टिव एलिमेंट्स हैं,
ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये इस तरतीब से होंगे। कंसेक्टिव का मतलब है ये बी ए भी हो सकती हैं, इस तरतीब से भी हो सकते हैं। तो इस तरतीब को हम लिखते हैं ए इज नेक्स्ट टू बी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। अब ये तमाम की तमाम बी और सी ये अनवारंटेड अजम्पशन है जो स्टूडेंट अमूमन कर लेते हैं। ए इज लेफ्ट टू बी, जैसे ये है, ये भी पॉसिबल है, जबकि ए बी ऑप्शन में ये नहीं है। ये अनवारंटेड है कि सिर्फ लेफ्ट पर होगा बी के। सी इज बिटवीन ए एंड बी, सी ए एंड बी के दरमियान आ ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों कंसेक्टिव हैं। बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ये भी पॉसिबल तो है लेकिन इसे फिक्स नहीं कर सकते। असल क्या चीज है कि वो इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं, जिसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है ए इज नेक्स्ट टू बी, यानी कि ए पहले और बी बाद में, या बी पहले और ए बाद में। कंसेक्टिव इन्होंने साथ साथ होना है। तो नेक्स्ट इसके लिए वर्ड आता है, ये वैलिड अजम्पशन है, ए इज नेक्स्ट टू बी। ओनली पीपल ओवर 18 years of age can enter. Only people over 18 years of age can enter. A person 18 years of age can enter. A person 18 year of age, जबकि यहाँ था ओवर 18, इसलिए ये गलत है, ये अनवारंटेड है कि हम 18 ईयर एज को एंटर नहीं होने देंगे क्योंकि वहां पर ओवर है। ए पर्सन 19 ईयर, यस ये करेक्ट है, 19 ईयर ऑफ एज कैन एंटर, यस। ए पर्सन 17, ये 18 से कम है, इसलिए इसकी वैलिड अजम्पशन सिर्फ ये है। जॉन इज ओल्डर देन मैरी, हु इज यंगर देन बेटी, एंड रॉबर्ट इज नॉट ओल्डर देन मैरी। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को करने के लिए जब ओल्डर और यंगर की बात हो रही हो तो टाइम लाइन बना लें आप। जॉन इज ओल्डर देन मैरी, हम ओल्डर इधर लिखेंगे, यंगर को इस तरफ लाएंगे, तो जॉन इज ओल्डर देन मैरी, तो जॉन यहाँ कहीं होगा और मैरी यहाँ होगी। हु इज, मैरी इज यंगर देन बेटी, और बेटी से, अब बेटी जो है, बेटी से ये यंगर है, तो कहीं पर भी हो सकता है वो, इस तरह से ये बेटी की एज किसी जगह पर भी हो सकती है, वो जॉन से बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि कंडीशन सिर्फ एक है कि वो मैरी उससे यंगर है। सिर्फ एक ही कंडीशन उसने बताई है इस सिलसिले में, हु इज यंगर देन बेटी, मैरी बेटी से यंगर है। तो वो कितनी यंगर है ये नहीं पता, हो सकता है कि वो जॉन से भी बड़ी हो सकता है वो जॉन से छोटी हो। तो हम कहते हैं कि ये उसकी टाइम लाइन है कि वो इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी आ सकती है। एंड रॉबर्ट इज नॉट ओल्डर देन मैरी, और रॉबर्ट मैरी से ओल्डर नहीं है, ओल्डर नहीं है, तो ये याद रखें, अब ये इक्वल भी हो सकता है और यंगर भी हो सकता है। तो यहां पर आ गया रॉबर्ट, ये सिचुएशन है हमारे पास। देखें ये इसके साथ मैच करता है कि ये मैरी के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि नॉट ओल्डर बड़ा नहीं है, इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो आप देखें मैरी इज यंगर देन जॉन, मैरी इज यंगर देन जॉन, ये तो उसने खुद दिया है, ये करेक्ट है। मैरी इज ओल्डर देन रॉबर्ट, नो, हो सकता है वो इक्वल हो, तो आप इसे ओल्डर नहीं कहेंगे, सिर्फ वो यंगर है, ओल्डर नहीं है, इक्वल भी हो सकती है, यंगर नहीं है, छोटी नहीं है, तो इक्वल भी हो सकती है। बेटी इज ओल्डर देन रॉबर्ट, रॉबर्ट से ओल्डर, बेटी इज ओल्डर देन रॉबर्ट, यस ये भी ट्रू है। फिर आते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब यहां पर हम देखेंगे फॉर्मल लॉजिक कि किस किस्म के लॉजिक को हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। देखें स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इफ ए देन बी, ये बहुत फॉर्मल लॉजिक है। इफ ए देन बी ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लॉजिक है। इफ ए, अगर ए होगा तो बी भी होगा। इफ ए इज ट्रू देन बी मस्ट आल्सो बी ट्रू एज वेल, एंड नथिंग मोर, सिंपल इसके मीनिंग यही है कि अगर ए होगा तो बी भी होगा। अब यहां पर अजम्पशन आएगी अनवारंटेड कि ये तो ठीक है कि अगर ए होगा तो बी भी होगा, ओके बिल्कुल सही है,
इफ ए देन बी, इसकी मदद से आप ये नहीं कह सकते कि अगर बी होगा तो फिर ए भी होगा। नो, अगर ए होगा तो बी भी होगा, लेकिन अगर बी होगा तो देन ए भी होगा। ए के लिए ये कोई लाजमी नहीं है। बी अकेला आ सकता है, लेकिन अगर ए आएगा तो उसके साथ बी भी होगा। बी खुद अकेला हो सकता है। तो इसलिए इसको खास तौर पे ख्याल करना है कि इफ देन की कंडीशन में रिवर्स ट्रू नहीं होता। इफ ए देन बी इज नॉट कंक्लूडेड, इफ नॉट ए देन नॉट बी, ये भी आप कंक्लूड नहीं करेंगे कि अगर ए नहीं है तो फिर बी भी नहीं होगा। देखिए यहां पर था इफ ए देन बी, अगर हम कहें कि ए नॉट, इफ नॉट ए, अगर ए नहीं है तो बी भी नहीं होगा। नो, ये रॉन्ग अजम्पशन है। सिर्फ हमें ये दिया गया कि अगर ए होगा तो बी भी होगा, अगर बी होगा तो ए का होना जरूरी नहीं है। इसी तरह से अगर ए नहीं है तो बी भी नहीं होगा, ये भी जरूरी नहीं है। ये खास तौर पर आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है कि सिर्फ इस कंडीशन से कि इफ ए देन बी, इसकी मदद से हम ये नहीं कह सकते नंबर वन इफ बी देन ए, ये भी नहीं होगा। दूसरा इफ नॉट ए देन नॉट बी, ये भी नहीं आप कहेंगे। टू नेगेटिव्स मेक्स पॉजिटिव, नॉट ए इज इक्वल टू ए, जाहिर सी बात है दो दफा अगर आप किसी को कहें कि वो नहीं नहीं है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। इट इज नॉट द केस जावेद, देखिए अब यहां पर है इट इज नॉट द केस नेगेटिव दैट जावेद डिड नॉट पास, नॉट द केस डिड नॉट, ये पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब है जॉन डिड पास द टेस्ट। इफ एंड ओनली इफ ए देन बी एंड इफ बी देन ए। देखिए अब ये डबल कंडीशन है कि अगर ए है, इफ ए देन बी एंड इफ बी देन ए, इसको हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। इस सूरत में अगर ए होगा तो बी भी होगा, बी होगा तो फिर ए भी होगा। इट्स मीन कि ये दोनों इकट्ठे होंगे हर सूरत में, या दोनों नहीं होंगे। अगर ए आ गया तो बी भी आएगा, बी आ गया तो ए भी होगा। लेकिन ये दोनों सिर्फ एब्सेंट हो सकते हैं, दोनों या तो दोनों मौजूद होंगे सिचुएशन में, दोनों ट्रू होंगे, या फिर दोनों फॉल्स होंगे। इसका मतलब होता है उस वक्त तक ए होगा जब तक बी नहीं है। जब तक बी नहीं है ए ट्रू है। इफ नॉट देन, इफ नॉट बी ये लिखा हुआ है रिवर्स करके, वही चीज है इफ ए देन बी, लेकिन ए अनलेस बी का मतलब है इफ नॉट बी, अगर बी नहीं है जब तक बी नहीं होगा ए भी नहीं होगा। यानी कि इफ नॉट बी देन ए ट्रू है जब तक बी नहीं है, यानी कि ए ट्रू है अगर बी फॉल्स है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ ए देन बी एंड इफ बी देन सी, यानी कि अगर ए है तो बी और बी है तो सी। अब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ए होगा तो सी हो जाएगा, क्योंकि ए के बाद बी ने लाजमी होना है और बी होने की वजह से सी होगा। तो हम कह सकते हैं, इससे ड्राइव्ड कंडीशन बना सकते हैं कि ए अगर होगा तो सी भी होगा। ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ ए देन बी, इफ बी देन सी, इट्स मीन इफ ए देन सी। और ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, ए और बी, इसका क्या मतलब होगा कि ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है और ए भी, दोनों भी पॉसिबल है, ए बी। क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में और के इंक्लूसिव मीनिंग लिए जाती हैं, यानी कि ए और बी का मतलब क्या लिया जाएगा कि ए या बी या फिर दोनों। क्रॉस क्वेश्चन कंडीशन, ये भी एक इशू है कि स्टूडेंट्स अमूमन इस चीज में उलझ जाते हैं और वो खास तौर पे पूछते हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं। क्रॉस क्वेश्चन कंडीशन ये है कि एनालिटिकल रीजनिंग का हर क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, उसका दूसरे क्वेश्चन में कोई स्पेशल कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए जो कंडीशन दी जाती है वो ग्लोबल कंडीशंस होती हैं, यानी कि मेन कंडीशन। ये मेन कंडीशंस हैं इस क्वेश्चन की, ये हर क्वेश्चन के लिए लाजमी है, ये हर क्वेश्चन में फॉलो करनी पड़ेगी जब तक कि वो कोई स्पेशल चेंज ना कराए।
लेकिन अब देखिए ये क्वेश्चन है कोई एक, इफ पी इज असाइन टू गैमा, यानी कि उसने एक नई कंडीशन दी, हु वर्क्स ऑन डेल्टा, तो ये कंडीशन इसी क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होगी जो इसमें दी गई है, इनका ताल्लुक किसी और क्वेश्चन से नहीं होगा। हर क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, हर सेट में मेन कंडीशन हर क्वेश्चन पे अप्लाई होती है, लेकिन लोकल कंडीशन सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए होती हैं जिस क्वेश्चन में वो आई होती हैं। आप इस कंडीशन को, पी की जो कंडीशन दी है, किसी दूसरे क्वेश्चन पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। डायग्रामिंग एनालिटिकल रीजनिंग का एक अहम पार्ट है और इसके मदद से आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। जबकि अगर आप डायग्रामिंग ना करें और डायरेक्ट रूल्स या कंडीशंस को पढ़ पढ़ कर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर कंडीशन या रूल राइटर ट्रिकी अंदाज में लिखता है। और डायग्रामिंग में हम ये करते हैं कि हम उस ट्रिकी वर्डिंग को आसान ज़बान में कन्वर्ट करके उसे किसी कोड में लिख लेते हैं कि इसके मीनिंग ये हैं, ताकि हम जब क्वेश्चन कर रहे हों तो वो जो रूल और कंडीशन में ट्रिक्स इस्तेमाल हुए हैं जिसकी वजह से उसकी स्टेटमेंट कम्प्लेक्स होती है, उसको हम बार बार मत पढ़ें, बार बार ब्रेन उसको इंटरप्रेट मत करे, उसको एक मरतबा इंटरप्रेट करके अच्छी तरह समझ के आप उसे एक साइड पर लिख लेते हैं, तमाम कंडीशंस की लिस्ट बना लेते हैं कोड वर्ड्स में, और उन कोड को ऐसा रखा जाता है कि वो आपको फौरन समझ आ जाए। तो कुछ इसमें स्टैंडर्ड रूल इस्तेमाल होते हैं और कुछ जो है ना सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तैयारी के दौरान उनको एक जैसा रखें, तमाम रूल्स की जो सिंबल्स आप यूज़ करते हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, वो तमाम प्रिपरेशन में एक जैसी रखें, तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। और फिर क्वेश्चन के दौरान जब आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो बहुत कम टाइम लगता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मसलन ये कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी के कोई भी सिंबल डेवलप कर सकते हैं कि इसका मतलब आपने ये लेना है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि तमाम प्रिपरेशन में और टेस्ट तक आपने एक कंडीशंस के लिए, एक तरह की इंटरप्रिटेशन के लिए एक ही सिंबल रखना है, सिंबल बदलने नहीं है। मसलन एंड के लिए हम एम्परसेंड का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, बहुत बहुत कॉमन है। और के लिए हम और ही यूज करते हैं, लेकिन नॉट के लिए बहुत ज्यादा जगह पर आपको ये सिंबल मिलेगा, टाइड का सिंबल, इसका मतलब होता है नॉट। अगर हम कहें इफ नॉट ए, इसका मतलब है जब ए फॉल्स है, ए नहीं है, देन बी, तो बी होगा। अगर हम लिखते हैं इफ नॉट ए देन नॉट बी, तो फिर बी भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये नॉट को निगेट कर देता है। और बाज़ जगहों पर ये सिंबल भी इस्तेमाल होता है, इफ नॉट ए देन बी, कि अगर ए नहीं होगा तो फिर बी होगा। तो ये दोनों सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, ज्यादातर टाइड का सिंबल यानी कि ये सिंबल इस्तेमाल होता है। फिर है ये एरो का निशान, ये इफ देन के लिए इस्तेमाल होता है, इफ ए देन बी, अगर ए होगा तो बी भी होगा। फिर प्लस का साइन कॉमनली इस्तेमाल होता है, ए प्लस बी, ये इक्विवेलेंट है किसके, ए इज नेक्स्ट टू बी, यानी कि ए बी या बी ए, यानी कि ए और बी साथ साथ होंगे, ए पहले आ सकता है बी बाद में, या बी पहले ए बाद में, तो प्लस का साइन इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर है फ्लिप फ्लॉप, यानी कि ए और सी अगर हम यूं करके लिखते हैं, इसका मतलब है इसे उल्टा करके भी पढ़ा जा सकता है, सी ए। खास तौर पे ये तीन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ए बी सी, ये इस तरतीब से आए। अगर हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि इस तरतीब को उल्टा भी जा सकता है, सी बी ए। ये फ्लिप फ्लॉप के लिए, फ्लिप कर देना, रिवर्स कर देना। फिर डबल एरो, इफ एंड ओनली इफ के लिए इस्तेमाल होता है, कि अगर ए होगा तो बी भी होगा, अगर बी होगा तो ए भी होगा, तो उसके लिए फिर हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें इन सिंबल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। रिजवान सिट्स नेक्स्ट टू जावेद,
जावेद के साथ होगा रिजवान, तो हमने दोनों को आर जे लिख दिया कि ये साथ साथ होगा। फिर एस ए, सलमान सिट्स नेक्स्ट टू अनम, एस ए। और ये यूं भी हो सकता है कि जे पहले हो आर बाद में, या ए पहले एस बाद में, और इसी तरह से और कंडीशन भी बनाई जा सकती है। मतलब हम इसकी कंडीशन बना सकते हैं आर जे, ये दोनों अलहदा हो गए, ब्रैकेट ने इनको अलहदा कर दिया, एंड यानी कि इस कंडीशन का इससे अलहदा कर दिया इसको हमने कि ये दोनों की अरेंजमेंट चेंज हो सकती है। आर जे भी लिख सकते हैं, ये ए एस भी हो सकता है। फिर आर जे एंड एस ए, ये भी हो सकता है। फिर जे आर एंड एस ए भी हो सकता है। तो एंड का मतलब है दोनों की कंडीशन, कि ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा। और अगर हम और इस्तेमाल करें तो यही चीज़ें यहाँ पर भी होंगी। आर जे के बजाय जे आर भी किया जा सकता है, एस ए के बजाय ए एस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आर जे में जे को पहले आर को पहले, लेकिन इसको एस ए लिखा जा सकता है। जैसे ये चार मैंने आपको यहाँ बताई है, फोर कम्बिनेशन थे इसके, इसी तरह से फोर यहाँ पर भी हो सकती है। फिर टाइड का सिंबल इन फ्रंट ऑफ एनी ट्रू स्टेटमेंट मेक दिस स्टेटमेंट फॉल्स एंड वाइस वर्सा। फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स कर सकते हैं। मसलन अगर हम लिखें आर जे, के आर और जे ने साथ साथ आना है, और इससे पहले हम ये टाइड का सिंबल लगा दें, इसका मतलब है दिस इज नॉट द केस, इट इज नॉट द केस दैट आर सिट नेक्स्ट टू जे। इसका मतलब है आर और जे साथ साथ नहीं होंगे, क्योंकि ये निगेट करते हैं नॉट का सिंबल है। आर और जे साथ साथ थे, लेकिन जब हमने नॉट कर दिया तो इसका मतलब होगा आर और जे साथ साथ नहीं होंगे। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, आर जे, ये भी निगेट के लिए इस्तेमाल होता है अमूमन, कि आर और जे साथ साथ नहीं होंगे। अब ये कुछ डायग्रामिंग सैंपल्स हैं। स्टेटमेंट क्या है, ऑन ए लाइन बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। देखिए यहाँ पर इमीडिएट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर इमीडिएट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है इसकी इंटरप्रिटेशन होगी ए बी, बी को हमेशा राइट पर लेना है। अब ये साथ साथ वाला कंसेप्ट नहीं है कि ये ए बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है, क्योंकि उसने इमीडिएट राइट कहा है, तो ये राइट साइड पर चला जाएगा बी। फिर ऑन ए लाइन बी, ऑन ए लाइन बी इज टू द राइट ऑफ ए। अब राइट ऑफ ए इमीडिएट नहीं कहा गया, तो राइट ऑफ ए कहीं पर भी हो सकता है, यानी कि इसकी आउटपुट ये हो सकती है कि ये दोनों साथ साथ हों, बी राइट साइड पर आ गया। या फिर ये हो सकता है कि दरमियान में और भी एलिमेंट्स हों, और भी पर्सन हो, और बी बाद में आए। राइट साइड पर होगा, बेशक साथ हो या बेशक कुछ गैप के साथ हो। ऑन ए लाइन बी इज टू द राइट ऑफ ए और सी बट नॉट बोथ। अब या तो ये कंडीशन बनेगी कि ए के बाद बी आ गया, और जाहिर है कि फिर ये इधर सी आ सकता है, क्योंकि फिर ये लेफ्ट पर हो जाएगा। अगर सी को हम इधर ले आए तो सी के भी राइट पर हो जाएगा। इसका मतलब है सी ने लाजमी तौर पर बी के बाद आना है, बी के बाद आएगा। देखिए आप ये इंटरप्रिटेशन समझ आ रही है आपको, कि हम हर कंडीशन को पहले समझें। यहां से हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा था, हमने इसे समझने के लिए जब ड्रॉ किया थोड़ा सा भी, तो मालूम होता है कि ए के बाद बी आ गया, ठीक है राइट पर हो गया, और दोनों के राइट पर नहीं होना बी ने, तो इसके लेफ्ट पर होगा। इसका मतलब है बी के बाद सी आएगा। और अगर ये सी के बाद बी है पहले, जैसे उसने कहा ना कि ए के बाद है या सी के, ए के राइट पर है या सी के राइट पर है, ए के राइट पर है तो सी फर्दर बी के बाद आएगा, सी इस साइड पर आ ही नहीं सकता, अदरवाइज बी इसके राइट पर हो जाएगा। और अगर हम ये वाला लें कि सी के बाद है, राइट साइड पर है सी के बाद, तो अब ए इधर ही आएगा, इसी साइड पर आएगा, बेशक साथ आए या गैप के साथ आए, ए इधर नहीं जा सकता अब, क्योंकि अगर ए इधर आ गया तो बी इसके भी राइट पर हो जाएगा, और उसने कहा कि दोनों के राइट पर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये कंडीशन इस तरह से बन सकती है कि ए बी सी, या फिर सी बी ए, ये पॉसिबिलिटीज होंगी फिर इसकी। फिर कंडीशन है ऑन ए लाइन ए इज नॉट नेक्स्ट टू बी।
तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं a प्लस बी, यानी कि ये नेक्स्ट के लिए आ गया कि दोनों साथ साथ होंगे, यानी कि या तो ए बी होगा या बी ए। लेकिन उसने क्या कहा, नॉट, नॉट इनके पहले लग गया, तो इसका मतलब है अब ये साथ साथ नहीं होंगे। तो सिंपल एक ही स्टेटमेंट काफी है, दोनों लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम सिंपल ये यूज करेंगे ए प्लस बी नॉट, यानी कि अब ये साथ साथ नहीं होंगे। ऑन ए लाइन बी एंड ए आर टू स्पेसिस अपार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन यहां पैदा होती है। क्या लिखा हुआ है, टू स्पेसिस अपार्ट, तो ए के बाद अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि वो दो स्पेसिस छोड़कर फिर बी को लेते हैं, बी एंड ए आर टू स्पेसिस अपार्ट, अब दो का गैप हो गया, नहीं ये ट्रू नहीं है। ये ट्रू होगा कि ए एक स्पेस और दूसरी स्पेस पर बी आएगा, ये टू स्पेसिस अपार्ट है, दो स्पेसिस दरमियान में नहीं रखनी, टोटल टू स्पेसिस के ऊपर बी आ जाएगा, तो दरमियान में सिर्फ एक खाली जगह आएगी या यहाँ पे कोई पर्सन आएगा जिसने भी रूल के मुताबिक आना है, लेकिन ए और बी के दरमियान गैप होगा एक का, और हम कहेंगे कि टू स्पेसिस अपार्ट है, वन स्पेस एंड टू स्पेस, तो इसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है। फिर है इफ ए देन बी, अगर ए है तो बी होगा, और उसके लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। 4 people are standing in a line, if A is last then A must be next to either B or C। देखिए पहले हम अप्लाई कर देंगे A is last, ये हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी, A is equal to last, क्योंकि if A is last, अब ये ट्रू है, देन एरो का निशान देन को शो करता है, देन A प्लस बी होगा और A प्लस सी होगा, यानी कि A और B साथ साथ आएंगे या फिर A और C साथ साथ होंगे। ये हमने कंडीशन पहले लगा दी, इफ A इज लास्ट देन A मस्ट बी नेक्स्ट टू आइदर B और C, तो A प्लस बी होगा या फिर A प्लस सी होगा, यानी कि A B साथ साथ होंगे, B पहले आ सकता है A बाद में, या A पहले B बाद में, और A पहले C बाद में, या C पहले A बाद में। 4 people are standing in a line, A is next to B, if and only if C is at last, C is equal to last, ये हम बाद के अंदर जब लिखते हैं इसका मतलब है ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ की है, A प्लस बी साथ साथ होंगे अगर C लास्ट पर है, अगर पहले लिखें तो इफ, और यहां पर इफ एंड ओनली इफ में C इज इक्वल टू लास्ट, A और B इकट्ठे होंगे इफ एंड ओनली इफ B इज एट लास्ट। If 3 people, B is older than S but younger than T, तो देखें B is older than S, तो B हम ओल्डर को इस साइड पर लेते हैं, यंगर को हम लेफ्ट साइड पर लेते हैं। B is older than S, S के बाद B आ गया, बट यंगर देन T, तो B यंगर देन T है तो उससे पहले है, T उसके बाद आ गया। ऑफस्केशन, ऑफस्केशन का मतलब होता है कि आपको ऐसी स्टेटमेंट दी जाए क्वेश्चन में कि आप मिसलीड हो जाए, वो एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होती है, आप उसे पढ़कर समझ नहीं पाते कि क्या करना है, तो अनक्लियर होते हैं बिल्कुल भी कि आपको समझ नहीं आती कि ये क्या चाहता है, और अगर आप जिस चीज़ को समझकर करते हैं वो लेंथी होगी या कॉम्प्लेक्स होगी जिसको डिफिकल्टी फील होगी करते हुए। तो मिसाल के तौर पर ये देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इसमें से कौन सी फॉल्स है। अब जाहिर है आप क्या करेंगे, आप फौरी तौर पर फॉल्स तलाश करना शुरू कर देंगे। आप इस स्टेटमेंट को इस तरह क्यों नहीं पढ़ते कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, आप देखें दोनों के मीनिंग एक ही है, इसमें आप फॉल्स तलाश करते हैं क्योंकि ये लीड कर रही है कि आप फॉल्स तलाश करें, जबकि हम यहाँ कहते हैं कि सारे ट्रू हैं एक्सेप्ट एक के, यानी कि वही बात हो गई कि आपने गलत ही तलाश करना है, लेकिन आपका फोकस चेंज हो जाएगा। यहां पर आप फॉल्स तलाश करेंगे वो निस्बतन मुश्किल है, आप सारे ट्रू तलाश करें, उनमें जो ट्रू ना हो वो आपका आंसर है। तो ये आसान होता है क्योंकि आप कंडीशंस अप्लाई करेंगे
और ट्रू आपको जल्दी जल्दी नजर आएंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो सही नहीं होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह की स्टेटमेंट को सीधा करके पढ़ें, आपको आसानी फील होगी। अब कन्वोल्यूटेड वर्डिंग ऑफ कंडीशन क्या होता है कि आपको घुमा फिरा के कोई स्टेटमेंट लिख दी जाती है, आप उसे सीधा करके पढ़ें, वो बिल्कुल आसान होती है। मसलन इफ ओ इज ऑन देन एन इज ऑफ, इफ ओ इज ऑन देन एन इज ऑन। तो आप देखें इसमें अगर ओ ऑफ है एन भी ऑफ है, ओ इज ऑन देन एन इज ऑन। भाई ये तो बहुत सिंपल सा है कि ओ एंड एन आर ऑन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। कि अगर ओ ऑफ है तो ओ एन भी ऑफ है, ओ ऑन है तो एन भी ऑन है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट की क्या जरूरत है, आप सिंपल बता सकते हैं कि ओ एंड एन आर ऑन एट द सेम टाइम, ऑफ एट द सेम टाइम। तो इस तरह से ऑब्फस्केशन में आप बड़ा इजी फील करेंगे कि उस स्टेटमेंट को पहले ही सिंपल कर लिया जाए। फिर ऑब्फस्केशन में या तो आपको इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है या फिर मल्टीपल नेगेटिव कंडीशंस बना दी जाती हैं। नॉट नॉट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उनको भी आप सिंपल करके पढ़ेंगे और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देंगे तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। जैसे ये आप देखेंगे कंडीशन इन दी नेगेटिव के लिए, a company has 4 employees X, Y, Z, W assigned to 2 projects alpha and beta. If X is assigned to alpha, then Y cannot be assigned to beta. If Z does not work on alpha unless W also work on alpha, W is not allowed to work on beta. X has more year of experience than Y. ये irrelevant information है, क्योंकि आप देखेंगे मोर एक्सपीरियंस देन वाई, इससे क्वेश्चन का कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि सिंपल सिंपल असाइनमेंट्स है कि कौन किस पे वर्क करेगा, इस इंफॉर्मेशन को हम कहाँ यूज करेंगे। अब हम इन कंडीशंस को रिराइट करते हैं इफ देन स्टेटमेंट में। देखें इफ एक्स असाइन टू अल्फा देन एरो आ गया देन के लिए, देन नॉट या यहाँ पे टाइड भी इस्तेमाल हो सकता था, नॉट वाई, वाई को बीटा नहीं दिया जाएगा। तो आप ये देखें इतनी बड़ी स्टेटमेंट को पढ़ना मुश्किल है। आप जब इसे सिंपल करके लिखते हैं तो बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा है कि x को अल्फा मिलता है तो y को बीटा नहीं मिलेगा। जबकि आप इसको पढ़कर देखें कि आपका माइंड कंफ्यूज होगा। तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बार बार हम इसे हर क्वेश्चन को करने के लिए इसको पढ़ें, आप इसको डायग्रामिंग में लेकर आए। फिर इसी तरह से z डज नॉट वर्क ऑन अल्फा अनलेस w आल्सो वर्क ऑन अल्फा। यहाँ पर क्या है, इफ z अल्फा पे वर्क करता है देन w अल्फा पे काम करता है, क्योंकि उसे बीटा नहीं दिया जा सकता। दो ही प्रोजेक्ट हैं अल्फा एंड बीटा। फिर है w इज नॉट अलाउड टू वर्क ऑन बीटा, w को असाइन किया जाएगा नॉट बीटा, बीटा पे काम नहीं करेगा। तो ये सिंपल कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। अब ये रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। जब यहाँ लिखी हुई थी तो कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन आपने वन बाय वन सारी कंडीशन को समझ के एक ही दफा उनको कन्वर्ट कर लिया। अब ये कंडीशन हम जैसे ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये इररेलेवेंट है। फिर मोर इररेलेवेंट कंडीशंस, अब इसमें देखें कई इररेलेवेंट कंडीशंस आ रही होंगी इसमें। A school has 372 students, but only 60 students are in the mathematics club. Every student who joins the mathematics club must also take a logic test. The school's total budget, आप देखें यहां पर बजट irrelevant इंफॉर्मेशन है। वहां पर है तादाद चल रही थी कि इतने इस क्लास में, इतने इस क्लास में। बाकी जगहों पर भी देखें कि टेस्ट में फेल हो गए, तादाद है। हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लब फेल द टेस्ट, हमने तादाद बतानी है, तो बजट का किस जगह इस्तेमाल होगा। तो ये इररेलेवेंट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ड्राइव्ड कंडीशंस, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ रूल्स मिलकर एक नई कंडीशन डेवलप हो जाती है। जैसे अगर हम देखते हैं ए मस्ट कम बिफोर बी, ए मस्ट कम बिफोर बी, बी मस्ट कम बिफोर सी।
डी कैन नॉट कम इमीडिएटली आफ्टर। तो अब इनको मिलाकर नई कंडीशन भी बनाई जा सकती है जो हमारे लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होंगी। सिंस ए मस्ट कम बिफोर बी इसका मतलब है ए पहले होगा उसके बाद बी आएगा, और बी मस्ट कम बिफोर सी, सी से पहले बी होगा तो सी इसके बाद होगा। तो आपके पास देखें एक ही कंडीशन में ये बात पूरी हो गई। तो ये वाली कंडीशन जो डी है इसको हम ड्राइव में नहीं लेकर आ सकते, इसलिए हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। हमारा काम क्या था कि इन दोनों कंडीशन से मिलकर हमें नजर आ रहा है कि यार ये तो आपस में लिंक है, तो इसको मिलकर इन दोनों को मिलाकर हमने एक नई कंडीशन बना दी जो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है दोनों के बजाय, कि ए के बाद बी है बी के बाद सी है। फिर इसी तरह से इस एग्जाम्पल को देखें, एक्स एंड वाई मस्ट बी इन द सेम ग्रुप, एक्स और वाई एक ही ग्रुप में होंगे। जेड कैन नॉट बी इन द सेम ग्रुप एज एक्स, एक्स के साथ जेड नहीं होगा। ग्रुप वन हैज ए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 3 पीपल, अब 3 टोटल लोग हैं एक ग्रुप के अंदर। ग्रुप वन हैज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 3, इसका मतलब ये हुआ, देखें एक्स और वाई एक ही ग्रुप में है, ठीक है। X and Y must be together, they cannot be group 1 if Z is already in group 1। देखिए अब X और Y दोनों ने साथ साथ आना है, और Z जो है कैन नॉट बी विद X, X के साथ Z नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये तीनों, ये Z भी इसके साथ इकट्ठा ग्रुप नहीं बना सकता। Z किसी को दूसरे ग्रुप में जाएगा, इन दोनों के ग्रुप में नहीं होगा। तो यहां से हमें मालूम होता है कि Z जो है वो अदर ग्रुप में होगा, अगर 2 ग्रुप हैं तो वो दूसरे ग्रुप में होगा। जिस ग्रुप में एक्स वाई होंगे उसमें Z नहीं हो सकता। तो हम सिंपली लिखेंगे इफ Z इन द ग्रुप 1 X एंड Y मस्ट बी इन ग्रुप 2। तो आप देखें कि पहली 2 कंडीशन मिलाकर हम ये बना सकते हैं जो ज्यादा रीडेबल होगी, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगी। और फिर ग्रुप 1 हैज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 3, ये हमने इसमें इनडायरेक्टली यूज कर लिया है क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 3 है, फोर्थ पर्सन इसमें कोई भी नहीं है। फिर एक और गिवन रूल देखें, इफ ए इज सिलेक्टेड देन बी इज नॉट सिलेक्टेड, अगर ए सिलेक्ट हो गया तो बी सिलेक्ट नहीं होगा। इफ सी इज सिलेक्टेड देन डी मस्ट आल्सो बी सिलेक्टेड, तो फिर डी भी सिलेक्ट होगा। इफ ए इज सिलेक्टेड द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इज इम्पॉसिबल। देखें अगर सिलेक्टेड है तो बी सिलेक्ट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं ना ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, ए और बी कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता क्योंकि इसमें से ए सिलेक्ट हो गया तो बी नहीं हो सकता। फिर इसी तरह से सी सिलेक्टेड देन डी मस्ट आल्सो बी सिलेक्टेड, तो सी और डी कॉम्बिनेशन में आएंगे, ये दोनों एक ग्रुप में होंगे और ये दोनों एक ग्रुप में नहीं होंगे। हाँ जी, ये थी डिस्कशन जो हमने की, ये वीडियो का पार्ट 1 था जिसमें हमने एनालिटिकल रीजनिंग को डिटेल में देखा है कि किस टाइप की चीज़ों को किस तरह से डील करना है। ये ओवरऑल व्यू था एनालिटिकल रीजनिंग का। अब नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अपलोड होगी कुछ दिनों तक, तो उसमें आप देखेंगे कि लीनियर ऑर्डरिंग को हम डिस्कस करेंगे कि उसकी टाइप्स क्या होती हैं और इसमें किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं और उनको किन टेक्निक्स की मदद से सॉल्व किया जा सकता है।